नमस्कार मित्रों, मैं रुबीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बीए पार्ट सेकंड में विश्व के संविधान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अमेरिकी संविधान पढ़ रहे हैं। अमेरिकी संविधान में हम अमेरिकी संविधान की विशेषताएं और अमेरिकी संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता शक्तियों का पृथकीकरण व नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम अमेरिका के संविधान की जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम ऑफ अमेरिका, उसको हम देखेंगे, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे और साथ ही अंत में निहित शक्तियों का सिद्धांत जो अमेरिकी संविधान में है उसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय, फेडरल या संघ, फेडरेशन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है। और वर्तमान समय में तो सभी जो विश्व के सभी जो देश हैं वो अमेरिका को संघीय शासन का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। संघीय शासन, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द को इंग्लिश में फेडरेशन, लैटिन भाषा में फोएडस कहा जाता है। ये जो फेडरेशन है वो लैटिन शब्द फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अर्थात यदि हम उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो समझौते के द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है। अर्थात संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन से तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाई की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों ही पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। तो ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ संघात्मक व्यवस्था का। अब अमेरिकी संविधान में पहला प्रश्न ये उठता है कि अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाएगा और अमेरिकी संविधान की संघात्मक जो व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है। वाई फेडरल सिस्टम इन द यूएसए। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और इसे विश्व में सभी देशों में सबसे पहले अपनाया गया था। हमने जब इसके संविधान निर्माण के संबंध में देखा था तो उस समय देखा था कि फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन था उसमें अमेरिका के संविधान का निर्माण किया जा रहा था और उसमें लगभग अमेरिका के 13 जो राज्य थे उन्होंने इसमें लंबा समय तक भाग लिया था। और ये जो राज्य थे वो लंबे समय तक आपस में एक दूसरे से अलग रहने के कारण ये सभी जो राज्य हैं वो अपनी जो पृथक सत्ता थी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता जो थी उसके ये उपनिवेश थे और उसका इनको भय था। तो अगर उसके विरुद्ध इन्हें विद्रोह करना है, इन्हें स्वतंत्रता चाहिए, तो इन्हें एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा ब्रिटिश जो सत्ता थी वो इन्हें पुनः पराधीन कर लेती। अतः बाहरी दबाव का सफलतापूर्वक, यानी ब्रिटिश दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए इन्होंने एक होना ही आवश्यक समझा। किंतु समस्या ये थी कि जो विविध जो राज्य थे, 13 जो प्रतिनिधि राज्य थे, वो अपनी अपनी पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाएं, ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण इन 13 राज्यों ने आपस में मिलना स्वीकार किया और धीरे धीरे इस तरीके से ये जो 13 इकाइयाँ थीं उनके स्थान पर 50 इकाइयाँ अमेरिका में हो गई। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं और ये जो 50 राज्य हैं इन्हीं
का एकजुट रूप वहाँ की संघात्मक व्यवस्था है। तो तत्कालीन परिस्थितियों की देन है, तत्कालीन समस्याओं की देन है अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था, और इसमें आगे बढ़कर इन्होंने इस व्यवस्था में सफलता भी प्राप्त की है। ये शासन व्यवस्था वहाँ पर जो है वो सफल शासन व्यवस्था के रूप में उभरी। अब हम देख लेते हैं कि अमेरिकी जो व्यवस्था है उसमें संघीय तत्व कौन कौन सी महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्थाएं। देखिए, संघीय व्यवस्था की यदि हम किसी भी देश में संघीय शासन देखते हैं तो उसकी तुलना जो है हम अमेरिकी संविधान से करते हैं। अमेरिकी जो व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं, यदि किसी भी देश की संविधान में विशेषताएं मिलती हैं तो उसे हम संघात्मक व्यवस्था मान लेते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यद्यपि संप्रभुता जो होती है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, संघ और राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती हैं, किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय और राज्य सरकारों में के दोनों के माध्यम से होती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत भी प्रभुत्व जो शक्ति है उसका दोहरा प्रयोग की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकारें भी हैं वहाँ, राज्य सरकारें भी हैं, दोनों को ही संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से वहाँ अमेरिकी संविधान में संघात्मक व्यवस्था को विस्तृत व पूर्ण रूप से अपनाया गया है, यानी शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों का विभाजन, देखिए दो शब्द अलग अलग होते हैं, एक शक्ति पृथक्करण और एक है शक्तियों का विभाजन, दोनों अलग अलग हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियां अलग अलग बटी हुई हैं और तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। तीनों अंग कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि शक्ति जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संविधान के द्वारा विभाजित की गई होती है। तो अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण भी है यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, और शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स भी है। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संघीय शासन के अंतर्गत शक्तियां जो है वो केंद्रीय सरकार और इकाई सरकारों के बीच विभाजित कर दी जाती हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिकी संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद हैं। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 में केंद्रीय तथा राज्य सरकार की शक्तियों को बंटवारा किया है और शक्ति विभाजन के संदर्भ में वहाँ गणना व अवशेष का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, केंद्रीय सरकार और इकाई की सरकारें इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की जो शक्तियाँ हैं उसकी गणना की गई है, निश्चित कर दी गई हैं, और बाकी की जो शक्तियाँ, अवशेष जो शक्तियाँ वो दूसरे पक्ष को दे दी गई हैं। अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केंद्रीय सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसकी गणना की गई है, बाकी जो सभी अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशेष शक्तियाँ वो राज्यों को प्रदान कर दी गई है। देखिए, महत्वपूर्ण है गणना व अवशेष। अमेरिका का जो संविधान में उसमें इतने विस्तृत तरीके से, इतने विस्तार रूप से नहीं लिखा हुआ जितना भारत का संविधान में लिखा। हमारे यहाँ तो राज्य की शक्तियों का अलग से भाग है, उस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। केंद्र की शक्तियों के संबंध में भी बहुत अलग से विस्तार से चर्चा की गई है, इसीलिए हमारा संविधान इतना विस्तृत हो गया। लेकिन अमेरिका के संविधान 7 अनुच्छेद है, वहाँ क्या किया गया है कि जो पहला जो अनुच्छेद है उसमें गणना व अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब एक सरकार की शक्तियाँ जो हैं वो लिखी हुई हैं और बाकी जो बची कुची सभी शक्तियाँ वो राज्य सरकारों को दे दी गई हैं। जबकि हमारे यहाँ भारत में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है। और अमेरिका में
केंद्र सरकार की लिखी हुई है, और उसके अलावा जो भी जितनी भी शक्तियाँ बचती हैं वो सारी किसके दे दी गई है, यानी अवशिष्ट सारी शक्तियाँ राज्यों के पास है। तो इस प्रकार से वहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है, और वे शक्तियाँ जो संविधान में अमेरिका को नहीं दी गई हैं, और वो सारी शक्तियाँ किसके पास हैं, राज्यों के पास हैं। और केंद्रीय शक्तियों का अलग से लिखा हुआ है, विस्तार से लिखा हुआ है, क्या क्या शक्तियाँ होंगी, केंद्र क्या क्या काम कर सकते हैं। ये जो अनुच्छेद हैं इनकी उपधाराएं होती हैं, और ये जो उपधाराएं हैं उनमें विस्तार से केंद्र की शक्तियों को लिखा गया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है, और संघ राज्य का यह संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है। यानी ये जो समझौता होता है केंद्र व राज्यों के बीच होता है, और कहाँ लिखा जाता है, संविधान में लिखा जाता है, और इसीलिए संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकारें हैं उसके विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते, वो संविधान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकते। अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, और वहाँ अमेरिका जो है वह अमेरिका का कानून जो है वो सर्वोच्च कानून है, और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन मानी गई है। कोई भी इसका संविधान में जो उल्लेखित है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा कोई करता है, कोई भी अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका यदि संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन करती हैं या संवैधानिक जो व्याख्याओं का उल्लंघन करती हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी दी गई है, यानी न्यायालय जो है उन्हें रद्द भी कर सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, उसे सर्वोच्च माना जाता है, जिसका काम है संविधान की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनकी किसी भी अंग के द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे क्या कर सकते हैं, अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यही न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है, और यही उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। अमेरिकी जो संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसका 1803 में एक मामला आया था, मार्बरी बनाम मेडिसन के नाम से, जिसका मुख्य न्यायाधीश मार्शल था। उसने एक फैसला दिया था, और उसी के आधार पर वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की शुरुआत मानी जाती है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को भी संघीय तत्व माना जाता है अमेरिकी संविधान में, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का भी और साथ ही राज्य सरकार का भी नागरिक होता है। कौन सी राज्य सरकार का, जिस राज्य में वो रहता है। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, यानी वहाँ का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास दो नागरिकताएं होती है, एक अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वो निवास करता है। अगला है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघीय व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन यानी सीनेट द्वितीय सदन है, प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन होता है। प्रतिनिधि जो सदन है उसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि द्वितीय सदन है उसमें सीनेट, उसमें छोटी बड़ी कोई भी राज्य हो, छोटी बड़ी कोई भी इकाई हो, उसको सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी प्रत्येक इकाई या प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। यानी द्वितीय सदन में कितने मेंबर होंगे, 100 सदस्य होंगे, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, एक राज्य से 2 चुनकर आएंगे, तो द्वितीय सदन की सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। सीनेट के मेंबर कितने होते हैं, 100 है। तो द्वितीय जो सदन है उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यों की अनुमति के बिना
किसी भी राज्य को इसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये थी अमेरिकी जो संविधान है उसके कुछ महत्वपूर्ण संघीय तत्व। अब हम अमेरिकी संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इस पे आपसे छोटा सवाल पूछा जा सकता है, गणना व अवशेष का सिद्धांत, निहित शक्तियों का सिद्धांत ये क्या है। तो इनको आप छोटे सवाल के रूप में तैयार करें। बाकी अमेरिका के संविधान में संघीय तत्व क्या क्या है ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका का जो संविधान है वो संक्षिप्तता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। संक्षिप्त मतलब बहुत ही संक्षिप्त अनुच्छेद में बहुत ही संक्षिप्त उसमें लिखा गया है। इस संविधान के अंतर्गत संघीय शक्तियों की जो सूची है वो बहुत अधिक संक्षिप्त और सामान्य है। अभी मैंने बताया कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और वो भी बहुत ही संक्षिप्त और सामान्य। उसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी नहीं किया गया जिनका प्रयोग किए बिना न तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकता है और न ही संघीय व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में संघीय शासन के द्वारा इस धारणा को अपनाया गया कि संविधान के द्वारा सौंपी गई जो शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संघीय शासन के द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर हाथ में ले लिया जाता है कि ये जो शक्तियाँ हैं वो संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक है। इस दृष्टि से संविधान में निहित है। इसी आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय हुआ माना जाता है। देखिए मोटा मोटा लिखा हुआ है, केंद्र सरकार की शक्ति बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। अब उन कामों को करने के लिए और अधिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, उनके विस्तार के लिए और अधिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके प्रयोग के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार करती है उनके बारे में ये मान लिया जाता है कि ये शक्तियाँ उसमें निहित हैं। इसे ही अमेरिकी संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। निहित शक्तियों का जो सिद्धांत है उसको 1819 में मैकलोच बनाम मैरीलैंड का विवाद था। उस विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल थे और मार्शल के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसी के आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। देखिए दोनों ही जो मामले हैं महत्वपूर्ण हैं। छोटे सवालों के हिसाब से न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक सर्वोच्चता को कब मान्यता दी गई? 1803 का मावरी बनाम मेडिसन विवाद में किस न्यायाधीश ने? मार्शल न्यायाधीश ने। वैसे ही 1819 के मैकलोच बनाम मैरीलैंड विवाद में न्यायाधीश मार्शल ने ही निहित शक्तियों के सिद्धांत को भी मान्यता प्रदान की। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें वहाँ की ये व्यवस्थाएं की गई, इनको आप ध्यान रखें। और ये है अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण संघीय शक्तियाँ, महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्था। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम अमेरिकी संविधान की संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और कैबिनेट के ऊपर पढ़ेंगे। वहाँ का राष्ट्रपति क्या व्यवस्था है, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। अमेरिकी जो है अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज चुने जा चुके हैं और आगे के अभी फाइनल इलेक्शन होना अभी बाकी है। तो आपने अभी देखा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और राष्ट्रपति किस प्रकार अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है, अपने मंत्री बनाता है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार वो कार्य करता है। तो ये सारी जो वहाँ की फेडरल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, कैबिनेट है, इन चीज़ों का अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। दोस्तों ये जो मेरे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं इनके सहयोग से आप अपने पुस्तक का साथ लेकर के अपना सिलेबस को आगे बढ़ाइए, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए।
बाकी कोई भी आपको इसमें समस्या आती है, कोई प्रश्न है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।